विद्यार्थी मित्रों, 2020-21 इस वर्ष में शिवाजी विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग का अभ्यासक्रम पूरी तरह परिवर्तित हो चुका है और इस तासिका में हम जो हमारा प्रश्न पत्र नंबर 11 है, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, इस प्रश्न पत्र का पूरी तरह पाठ्यक्रम किस प्रकार से परिवर्तित हो चुका है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ शिवाजी विश्वविद्यालय की जो परीक्षा होगी, उस परीक्षा का जो प्रश्न पत्र का स्वरूप और अंक विभाजन किस प्रकार है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारा जो पाठ्यक्रम है प्रश्न पत्र नंबर 11 का, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, ये उसका शीर्षक है। तो उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं, ये पहले उद्देश्य हम देखेंगे। तो भाषा के विविध रूपों का परिचय कराना, यानी भाषा यानी कौन सी भाषा हो, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य कौन सी भी, तो उसके कौन कौन से रूप होते हैं, तो इसका हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि भाषा कैसी बनती है आखिर, ये भी उसकी भी चर्चा सामान्य रूप में करेंगे। उसके बाद भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय हम देखेंगे, यानी भाषा क्या है ये हमें मालूम है, लेकिन भाषा विज्ञान क्या है ये मालूम नहीं है। यानी भाषा ये भी एक प्रकार का विज्ञान है, एक प्रकार का साइंस है, एक शास्त्र है, और इसका एक सामान्य परिचय हम यहाँ देखेंगे कि भाषा का एक वैज्ञानिक अध्ययन करना भाषा विज्ञान है, तो ये किस प्रकार से है, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद हिंदी भाषा एवं लिपि के उद्भव और विकास का सामान्य परिचय देखेंगे। यानी जो हम हिंदी भाषा बोलते हैं, उसकी लेखन की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो यह भाषा और लिपि, उसका उद्भव कैसे हुआ, यानी हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, और हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि, तो उसका उद्भव कैसे हुआ, और आज उसका विकास किस मोड़ पर पहुंच चुका है, उसका एक सामान्य परिचय हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद भाषा की शुद्धता के प्रति छात्रों को जागरूक कराना, ये प्रमुख उद्देश्य इस पाठ्यक्रम का है, कि जिसके अंतर्गत देवनागरी लिपि की मानक वर्तनी किस प्रकार से होती है, यहाँ हम हिंदी भाषा जो बोलते हैं, लिखते हैं, तो किस प्रकार से उसे बोलना चाहिए, तो उसकी जो शुद्धता है, तो इसके बारे में कुछ नियम हैं, तो यह देखेंगे और विद्यार्थियों को थोड़ा सा जागरूक करने का हम प्रयत्न करेंगे। और उसके बाद अंतिम है कि मानक हिंदी वर्तनी और व्याकरण से छात्रों को परिचित कराना, यानी व्याकरण के जो महत्वपूर्ण जो हिस्से होते हैं, कि जैसे कि पदक्रम है, कि वाक्य रचना करते समय की प्रारंभ में कर्ता चाहिए, उसके बाद कर्म चाहिए और उसके बाद क्रिया चाहिए। ये सामान्य बात जो है वह ग्रेजुएट होने वाले विद्यार्थियों को मालूम होनी चाहिए। हिंदी विभाग 3 के छात्रों को यह बात मालूम होना बहुत ही अनिवार्य है, और उस पर हम चर्चा यहाँ करेंगे। और व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर यह चर्चा होगी, जैसे कि मानक वर्तनी है, हिंदी का पदक्रम है, और उसके बाद विराम चिन्ह है। तो इन बातों के बारे में हम चर्चा एक विस्तारित रूप में ना सही, लेकिन संक्षेप में भी क्यों न हो, एक सामान्य परिचय उसके बारे में विद्यार्थियों को होना चाहिए, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इसके बाद भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, ये जो हमारा प्रश्न पत्र है, तो उसके अध्ययनार्थ कौन कौन से विषय होंगे, उसकी अध्ययन की सुविधा के लिए एक 4 इकाइयाँ बनाई हुई हैं। तो इन 4 इकाइयों का एक सामान्य परिचय आपको हम देंगे। कि इकाई नंबर 1 है कि उसके अंतर्गत भाषा की परिभाषा है, यानी भाषा को एक व्याख्यायित किया गया है, उसकी इसके अंग्रेजी में उसे डेफिनेशन कहा जाता है। तो भाषा की परिभाषा जो भारतीय भाषा वैज्ञानिकों ने दी हुई, उसी प्रकार पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने दी हुई यह परिभाषा जो है, तो उसका एक अध्ययन हम करेंगे, कि जिसके माध्यम से भाषा का जो स्वरूप है वो आपके ध्यान में आए कि आखिर भाषा किसे कहते हैं। हम बोलते हैं ये सामान्य रूप में हुआ, लेकिन उसे एक शास्त्रीय ढंग से, एक साहित्यिक रूप में, एक साइंस के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, तो इसका परिचय हम देखेंगे। उसके बाद भाषा की विशेषताएं देखेंगे, कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो ये भाषा क्या होती है, कि मौखिक भाषा होती है, कि या हम लिखते हैं तो भाषा ये लिखित रूप में होती है ना, ये सामान्य रूप में कुछ विशेषताएं हुई।
तो इसी प्रकार की और कोई विशेषता है कि जैसे कि भाषा में चिर परिवर्तनशीलता होती है, भाषा का एक इतिहास होता है, या भाषा एक स्तरभेद के अनुसार होती है। तो इसी प्रकार की कुछ सामान्य विशेषताएं भाषा की हैं, तो यह विशेषताएं हम देखेंगे। उसके बाद भाषा की उत्पत्ति एवं तत्संबंधी विविध बात, यानी भाषा निर्माण होती है, भाषा का जन्म होता है, तो ये किस प्रकार से होता है, क्या कारण थे उसके, और उसके संदर्भ में कुछ भाषा वैज्ञानिकों के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ उनके मतभेद हैं। तो ये उन्होंने अपनी अपनी ओर से ये सिद्धांत देने का प्रयत्न किया, जैसे कि दैवी उत्पत्ति सिद्धांत, यानी भाषा ये ईश्वर द्वारा निर्मित है, इस प्रकार का सिद्धांत है, तो उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद धातु सिद्धांत, यानी धातु के कारण भाषा की उत्पत्ति हो गई है। उसी प्रकार अनुकरण सिद्धांत, ये एक सिद्धांत है। और उसके बाद श्रमपरिहार सिद्धांत, मनोभावाभिव्यंजक सिद्धांत और समन्वय सिद्धांत, इस प्रकार के कुछ भाषा की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है। उन सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे। आगे इकाई नंबर 2 है, और इस इकाई नंबर 2 का शीर्षक है भाषा परिवर्तनशीलता के कारण। अब भाषा परिवर्तित होती है, यानी जैसे कि विश्व में हर वस्तु परिवर्तित है, मनुष्य परिवर्तित है, उसी प्रकार भाषा भी परिवर्तनशील है। तो ये परिवर्तनशीलता के कारण क्या है, तो इन कारणों की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद भाषा के विविध रूप, कि जैसे कि भाषा के जन्म होते समय भाषा जो है कि एक बोली के रूप में होती है, यानी उसका उपयोग सिर्फ बोलने के लिए हम करते हैं, तो यह प्रारंभिक उसका रूप है। उसके बाद भाषा बन जाती है, उपभाषा बनती है, भाषा बनती है, या परिनिष्ठ भाषा बनती है ना, या राज्य भाषा बनती है, राजभाषा बनती है, राष्ट्रभाषा होती है, या विश्व भाषा होती है। तो ये भाषा के विविध रूप होते हैं, उनमें से कुछ रूपों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। बोलियों के बनने के कारण क्या है, ये हम देखेंगे। उसके बाद बोली और भाषा में क्या अंतर है, यानी बोली सामान्य रूप में भाषा का जन्म होता है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं, और भाषा वही बोली जब विस्तारित रूप धारण करते तो उसे हम भाषा कहते हैं। ऐसे अनेक से कुछ उसमें संबंध हैं, तो उन संबंधों पर, उनके अंतर पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इकाई नंबर जो 3 है वह है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, यानी हिंदी भाषा का उद्भव किस प्रकार से हुआ है, और वह आज कौन से पायदान पर खड़ी है, उसका विस्तारित रूप किस प्रकार से है, उसका विकास किस प्रकार से हुआ है। तो यह देखेंगे कि आप सभी को मालूम है कि हिंदी भाषा का जन्म हम कहते हैं कि उत्तरी भारत में हुआ है, दिल्ली के इर्द गिर्द यह भाषा का जन्म हुआ, और सामान्यतः ईस्वी सन 1000 में जन्म हुआ ऐसा मानते हैं। तो हिंदी भाषा को जन्मे आज सिर्फ 1021 साल हो गए हैं, और इसमें हिंदी भाषा किस प्रकार विकसित हुई है, तो इसके बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हिंदी का शब्द समूह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी भाषा विकसित हो जाती है तो उसका शब्द सामर्थ्य महत्वपूर्ण है, शब्द सामर्थ्य पर भाषा का विकास अवलंबित होता है। तो ये हम देखेंगे हिंदी का शब्द समूह जो है वो किस प्रकार से है, यानी हिंदी भाषा में कौन कौन सी और भाषाओं के शब्द आ चुके हैं। जैसे कि संस्कृत के कोई शब्द है क्या, प्राकृत के शब्द है क्या, अरबी के, फारसी के, उसके बाद अंग्रेजी के, या अन्य और कोई भाषाओं के शब्द आए हैं क्या, हमारी भारतीय जो अन्य जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनके भी कुछ शब्द, या हमारी मराठी के भी कुछ शब्द उसमें है क्या, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद हिंदी भाषा की विविध रूप, जो मैंने बताया था अभी कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद अंतिम जो इकाई वह 4 नंबर है, वह हिंदी की विविध बोलियाँ की अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी, तो ये हिंदी की विविध बोलियाँ हैं, यानी ग्रामीण प्रदेश में उत्तर भारत की बोली जाती हैं, तो वह अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या भोजपुरी है। जैसे कि बिहारी हिंदी हम कहते हैं उसे, या मध्य प्रदेश के गाँव में कुछ यह हिंदी भाषा बोली जाती है, तो उसका स्वरूप कुछ अलग प्रकार का है। यह साहित्यिक हिंदी का स्वरूप हम अलग प्रकार से देखते हैं, लेकिन यह उत्तरी भारत में भी हम देखते हैं कि गाँवों में जो हिंदी बोली जाती है वो किस प्रकार की है, यानी अयोध्या की अवधी कहा जाता है, या ब्रज भूमि जो है कि वहाँ की ब्रज भाषा है वो किस प्रकार की है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उनका परिचय किस प्रकार है, तो उसके बारे में जानकारी देखेंगे। और लिपि विकास का सामान्य परिचय हम देखेंगे कि यह पूरे विश्व में
आखिर कौन कौन सी लिपियाँ प्रारंभ में थी और वो उनका विकास किस प्रकार से हो गया है, और हमारी हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसका जन्म कैसे हुआ और आज उसका स्वरूप किस प्रकार से है, और ये हिंदी की या जो हमारी जो देवनागरी लिपि जो है वो वैज्ञानिक लिपि हम उसे मानते हैं। आखिर ये वैज्ञानिक या साइंटिफिक ये लिपि हम किस प्रकार उसे कह सकते हैं, उसका कारण क्या है। हम सामान्य तौर पर कहते हैं कि हिंदी की जो हमारी देवनागरी लिपि है वह हम जिस प्रकार से उच्चारण करते हैं उसी प्रकार से लिखते हैं। इस सर्व श्रेष्ठ इस प्रकार की वैज्ञानिकता इस लिपि के बारे में है। तो यह सही है, तो यह किस प्रकार सही है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ देख लेंगे। तो ये कुल मिलाकर देखिए कि ये इस प्रकार से ये 4 इकाइयों में भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा ये जो प्रश्न पत्र जो है वो विभाजित किया हुआ है। इस प्रकार से उसका सामान्य परिचय आपको दिया। अब हम शिवाजी विश्वविद्यालय का हमारा जो प्रश्न पत्र का जो स्वरूप होगा वो किस प्रकार से होगा, उसका अंग विभाजन किस प्रकार है, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि कुल मिलाकर यह 40 अंकों का हमारा विश्वविद्यालय का ये प्रश्न पत्र होगा। तो 40 अंकों के इस प्रश्न पत्र के हिसाब से विश्वविद्यालय ने उस प्रश्न पत्र के स्वरूप में 4 प्रश्न दिए हैं। उनमें से पहला प्रश्न है पूरे पाठ्यक्रम का 10 बहुविकल्पी प्रश्न, यानी 10 प्रश्न आपको दिए जाएंगे इस प्रकार के कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और नीचे 4 पर्याय होंगे। 4 पर्याय में से सही पर्याय कौन सा है, विकल्प कौन सा है, ये आपको ढूंढना है और उसे आपको लिखना है। इस प्रकार के 10 प्रश्न होंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न होगा इकाई 3 पर होगा। इकाई 3 यानी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उस पर यह प्रश्न होगा और वह प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न जो है कि वह सिर्फ इकाई 3 पर है, हिंदी भाषा का उद्भव विकास पर। और ये प्रश्न आएंगे 3 और हमें 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और इसके लिए अंक रहेंगे 10, यानी एक प्रश्न के लिए 5 अंक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है इकाई वो 4 पर है, यानी चौथी इकाई है हिंदी की विविध बोलियां, यानी ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, इस पर। तो इस पर ये प्रश्न है और लिपि विकास का सामान्य परिचय, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, यह 4 नंबर की इकाई है। तो उस पर टिप्पणियों का प्रश्न होगा और यह टिप्पणियां आपको दी जाएंगी 3 और उनमें से 2 प्रश्नों का यानी 2 टिप्पणियों का आपको उत्तर लिखना है, उसके लिए अंक रहेंगे 10, यानी एक टिप्पणी के लिए 5 अंक। इस हिसाब से 2 टिप्पणियां आपको लिखनी है। और उसके बाद अंतिम प्रश्न है वह इकाई 1 पर होगा, इकाई 1 और इकाई 2 पर होगा और वह है दीर्घोत्तरी प्रश्न। इकाई नंबर 1 है वो भाषा की परिभाषाएं, विशेषताएं, और दूसरी इकाई जो है वो भाषा परिवर्तनशीलता के कारण। तो इस पर यह चौथा प्रश्न होगा अंतर विकल्प के साथ, यानी 2 यहाँ ब्रॉडगेशन दीर्घोत्तरी प्रश्न आपको दिए जाएंगे और 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है और अंक रहेंगे 10। इस प्रकार से देखिए कि यह प्रश्न पत्र का स्वरूप यहाँ आपके सामने दिया हुआ है और उसके साथ साथ अंतर्गत महाविद्यालय के 10 अंक होंगे। उसमें आपको एक सेमिनार देना पड़ेगा, नहीं तो एक प्रोजेक्ट ये हम आपको देंगे, या नहीं तो एक गृह कार्य कोई जो है कि आपको प्रश्नोत्तर लेखन वगैरह करना, तो ऐसा कोई एक कार्य आपको दे देंगे। तो इस प्रकार से ये 10 अंक के लिए यह अंतर्गत विकल्प के लिए अंक है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये विश्वविद्यालय के 40 अंक और महाविद्यालय के अंतर्गत 10 अंक, ये 50 अंक की यह प्रश्न पत्र है और 50 अंक की आपकी परीक्षा इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित होकर हो जाएगी। तो अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। यानी विश्वविद्यालय की परीक्षा ये 40 अंकों की है, तो करीबन 30-35 अंक तो इसमें प्राप्त होने चाहिए और अंतर्गत जो 10 अंक महाविद्यालय के उसमें से करीबन 8 अंक आपको प्राप्त होने चाहिए। तो इस प्रकार भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का ये प्रश्न पत्र है, उसका जो पाठ्यक्रम किस प्रकार है ये आपके सामने रखा है। उसके साथ विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र, उसका स्वरूप और अंक किस प्रकार है, ये भी जानकारी आपको दी है। धन्यवाद।